यहाँ पर हमने एक स्विच लगा दिया है एस, और यह हमारे पास एक स्विच है, और इस स्विच को जब हम लोग क्लोज करेंगे तो डीसी वोल्टेज जो है इस सर्किट के अंदर आएगा, तो प्रतिरोध से होते हुए यह डीसी वोल्टेज जो है कैपेसिटर को जाएगा, और कैपेसिटर इसी पोटेंशियल से चार्ज होने वाला है, ठीक है ना। तो मान लो कि ठीक है सर। जब स्विच ओपन है, जब ओपन रहेगा तो पूरे सर्किट में पोटेंशियल अप्लाई ही नहीं होगा, इनपुट वोल्टेज नहीं जाएगा, तो कोई भी एक्शन नहीं होगा, आउटपुट पर क्या मिलेगा, 0 वोल्ट। लेकिन जैसे ही हम लोग स्विच को क्लोज करेंगे, जैसे स्विच को हम लोग क्लोज कर देंगे, तो क्लोज करने पर क्या होगा कि इसकी वोल्टेज है इसमें आएगी, इसके अंदर आएगी, जब जैसे इसके अंदर वोल्टेज आएगी तो पोटेंशियल को ध्यान से देखना, वोल्टेज जब आएगी तो वोल्टेज देखो इसके बेस B1 B2 बेस B2 पर भी R1 के थ्रू आएगी, और यहाँ से भी होते हुए B1 पे जाएगी, लेकिन यूनि जंक्शन ट्रांजिस्टर ऑन नहीं होगा, क्योंकि ऑन होने के लिए इसके एमीटर पे वोल्टेज इंपॉर्टेंट है मिलना, यह कंडीशन वाला जरूरी है। तो इसके एमीटर पर जो वोल्टेज मिलने वाला है वो कैपेसिटर के वोल्टेज जो होने वाला है वही वोल्टेज मिलने वाला इसको है। तो जब यह वोल्टेज इसके रेजिस्टेंस के थ्रू जब आएगा पोटेंशियल आर पर, तो आर के मान के अनुसार वोल्टेज इसका ड्रॉप होगा, जो रिमेनिंग वोल्टेज होगा उसी वोल्टेज से कैपेसिटर क्या होगा, चार्ज होगा। समझ रहे चीज। तो आप लोग जानते हो कि कैपेसिटर जो होता है या इंडक्टर जो होता है, यह तुरंत एक ही बार में फास्ट चार्ज नहीं हो पाता है, इसको चार्ज होने में क्या लगेगा, समय लगेगा। इसका हम लोग एक वोल्टेज ग्राफ बनाते हैं कि कैपेसिटर जब चार्ज होगा तो वह किस प्रकार से चार्ज होगा। तो एक वोल्टेज ग्राफ बनाते हैं, वीसी वोल्टेज, यानी कैपेसिटर के क्रॉस जो वोल्टेज मिलने वाला है, इसका एक ग्राफ बनाते हैं। सपोज करो कि स्टार्टिंग में जब स्विच को क्लोज जस्ट जब किया गया रहेगा, तो उस समय तो कैपेसिटर का वोल्टेज 0 रहेगा, स्टार्टिंग में यस रहेगा सर। ना, तो उस यस समय सर। वोल्टेज 0 है। जैसे जैसे स्विच को जब क्लोज कर दिया गया, तो जैसे जैसे समय बढ़ता जाएगा वैसे वैसे कैपेसिटर चार्ज होता जाएगा, इसका पोटेंशियल बढ़ता जाएगा, इसका पोटेंशियल बढ़ता जाएगा, तो हम इस तरह से इसको बनाते हैं कि कैपेसिटर जो है इसे चार्ज होना स्टार्ट कर दिया, ठीक है ना। अब देखो यह लीनियर के रूप में नहीं बना रहे, इसको जो एक्सपोनेंशियल के रूप में बना रहे हैं। तो क्या है कि जब कैपेसिटर को वोल्टेज मिलना स्टार्ट होगा तो कैपेसिटर जो होगा एक्सपोनेंशियल रूप से चार्ज होगा। कैपेसिटर इंडक्टर का तुम लोग ग्राफ पढ़े हो कि कैपेसिटर जब चार्ज होता है तो कैसे चार्ज होता है। कैपेसिटर देखो चार्ज होगा एक्सपोनेंशियल और डिस्चार्ज होगा एक्सपोनेंशियल। कैपेसिटर देखो क्या हो गया, स्विच को हमने क्लोज कर दिया, कैपेसिटर चार्ज होना स्टार्ट कर दिया, 0 पोटेंशियल पहले था, पहले इसके पास 0 वोल्टेज था, जब चार्ज होने लगेगा तो चार्ज होते होते मान लो कि इतने पॉइंट पर आ गया, और इतने पॉइंट पर कैपेसिटर फुल चार्ज हो गया। और देखो कैपेसिटर उसी मान का इसमें लगाया जाएगा। देखो प्रतिरोध का मान कितने ओम का होना चाहिए और कैपेसिटर का मान कितने ओम का होना चाहिए कि जब यह फुल चार्ज हो जाए तो इसके एमीटर पे जो वोल्टेज मिलेगी उसका मान एट लीस्ट जो इसके जो VC का जो वोल्टेज होगा, कैपेसिटर का वोल्टेज, वही वोल्टेज VE का भी होगा, एमीटर का भी होगा। सर। कैपेसिटर इतने मान का लगाया जाता है कि इसके पास जब जब यह कैपेसिटर फुल चार्ज होगा तो इसके पास जो वोल्टेज होगी वह एटलीस्ट VE के बराबर हो जाए। सॉरी VE जो VC जो VE के बराबर है, इसका मान VE से थोड़ा सा ग्रेटर देन हो जाए, एटा VBB प्लस VC से थोड़ा सा क्या हो जाए, इतने मान का यह कैपेसिटर यहाँ पर लगाया जाता है। देखो कैपेसिटर चार्ज होने लगा तो मान लो कि इस पॉइंट पर कैपेसिटर मैक्सिमम चार्ज हो गया, और जब यह मैक्सिमम चार्ज हुआ है तो जो कैपेसिटर के पास जो वोल्टेज VC होगी, इसका मान जो है वह एटा VBB प्लस VC के बराबर हो गया। यह पोटेंशियल जो है इसको हम मान लेते हैं, ठीक है ना। अब देखो जब ये कैपेसिटर चार्ज हुआ फुल, जो कि एमीटर के वोल्टेज के बराबर है, इसका मान जैसे ही एटा VB प्लस VC के बराबर होगा तो ठीक उसी समय यह यूनि जंक्शन ट्रांजिस्टर क्या हो जाएगा, टर्न ऑन हो जाएगा, ठीक है। यस सर। यस सर। जब यूनि जंक्शन ट्रांजिस्टर जैसे ही टर्न ऑन हो जाएगा तो उस समय इसमें करंट कैसे फ्लो होती है, करंट इसमें फ्लो होती है एमीटर से बेस B1 की तरफ। इसमें क्योंकि डायरेक्शन भी ऐसे होता है, एमीटर से बेस B1 की तरफ जब करंट जाएगी तो करंट इसमें आएगी, और जब करंट इसमें आएगी तो इसके लोड में इंटर करेगी, इसके लोड में इंटर करेगी तो मान लो कि करंट I आ रही है, कितनी आ रही है, I आ रही है, और यहाँ पर रेसिस्टेंस जो है RL है, तो इसके पास वोल्टेज क्या होगा, अगर VL इसके वोल्टेज को मान ले तो VL बराबर क्या हो जाएगा, I इंटू RL हो जाएगा, होगा ना। यस सर। और यही जो वोल्टेज है, यही जो वोल्टेज होगा I इंटू RL, यही पैरेलल में क्या होगा, आउटपुट के रूप में प्राप्त होगा। मिलेगा कि नहीं मिलेगा, पैरेलल में मिलेगा। तो ठीक आउटपुट ध्यान से देखो, आउटपुट हमें यहाँ पर आउटपुट कब मिलेगा, जब कैपेसिटर क्या होगा, फुल चार्ज होगा। तो हम इसमें एक और करो बनाते हैं आउटपुट वोल्टेज का, आउटपुट वोल्टेज का। अब देखो आउटपुट वोल्टेज जो है, आउटपुट वोल्टेज कब मिलेगा, जैसे ही कैपेसिटर फुल चार्ज होगा तो इस समय हमें एक वोल्टेज मिल जाएगा, हमें एक आउटपुट वोल्टेज मिल जाएगा। लेकिन इससे पहले जब ये चार्ज हो रहा था उस समय यह यूजेटी जो था वो ऑफ था। क्यों ऑफ था, क्योंकि इसके पास पोटेंशियल इतना नहीं था कि एटा VB प्लस VC से ज्यादा हो जाए।
तो आउटपुट कब मिलेगा, जैसे ये फुल चार्ज होगा। इतना सबको पता है, क्लियर है। और इससे पहले आउटपुट क्या रहेगा, 0। इतना क्लियर है सबको? यस सर। यस ठीक। अब बताओ कि जब यह यूनिजंक्शन ट्रांजिस्टर ऑन हो जाएगा तो इसमें करंट फ्लो होगी। तो करंट जब फ्लो होगी तो करंट इसमें जाएगी, तो करंट I इंटू आर एल के रूप में यहाँ पर ड्रॉप होने लगेगा, वोल्टेज I इंटू आर एल के रूप में। और यही I इंटू आर एल वोल्टेज जो ड्रॉप हो रहा है वही आउटपुट वोल्टेज है। वही क्या है, आउटपुट वोल्टेज है। अब जब इसमें वोल्टेज ड्रॉप होगा तो इसका मतलब है, ध्यान से देखना, जैसे जब स्विच को जब तुरंत क्लोज किया गया था, जब स्विच को जस्ट क्लोज किया गया था स्टार्टिंग में, उस समय कैपेसिटर इस प्रतिरोध के थ्रू चार्ज हो रहा था, इसका पोटेंशियल बढ़ रहा था। लेकिन जैसे ही जब ये फुल चार्ज हो गया तो उसके बाद यह कैपेसिटर अपना पोटेंशियल यूनि जंक्शन ट्रांजिस्टर को दे दिया, और यह यूनि जंक्शन ट्रांजिस्टर ऑन हो गया। ऑन हो गया तो इसमें करंट फ्लो होने लगी, B1 के थ्रू RL में जाने लगी, और इसमें एक पोटेंशियल ड्रॉप होने लगा I इंटू RL के रूप में। यानी कि कैपेसिटर जो होगा, कह सकते हो कि इस RL के थ्रू क्या होने लगा, डिस्चार्ज होने लगा, अपना पोटेंशियल क्या हो गया, इसको देने लगा। यस सर। यस तो यह करो क्या समझाइए, क्या चीज, फिर समझाइए सर एक बार। देखो स्टार्टिंग में इस पूरे सर्किट में जब यह स्विच ओपन है, जब यह स्विच क्या है, ओपन है, जब यह स्विच ओपन रहेगा तो उस समय कोई पोटेंशियल इसमें नहीं आएगा, यूनि जंक्शन ट्रांजिस्टर ऑफ रहेगा, कैपेसिटर भी ऑफ रहेगा, इसके पास भी वोल्टेज 0 रहेगा, और आउटपुट वोल्टेज जो होगा क्या होगा, 0 होगा। लेकिन जैसे ही हम स्विच को क्लोज करेंगे उसी समय कैपेसिटर धीरे धीरे एक्सपोनेंशियल रूप से चार्ज होना शुरू करेगा। जब चार्ज होना शुरू करेगा तो किसके थ्रू चार्ज होगा, इस R के थ्रू चार्ज होगा, इसी के थ्रू जो है पोटेंशियल इसमें आ रहा है। तो इस समय जब कैपेसिटर चार्ज होगा, तो वैसे जब कैपेसिटर चार्ज होता है तो उसके टाइमिंग को कहा जाता है चार्जिंग टाइम। उसकी टाइम को क्या कहा जाता है, चार्जिंग टाइम कांस्टेंट। तो जब चार्जिंग टाइम कांस्टेंट होगा तो कैपेसिटर किसके थ्रू चार्ज हो रहा है, आर के थ्रू हो रहा है। तो इसका जो मान होगा आर इंटू जो सी है, सी का मान आर इंटू सी के बराबर होगा। इसे टाइम कांस्टेंट कहते हैं। इस चीज को बता चुके हैं आप लोगों को बहुत पहले भी कि कैपेसिटर जिसके थ्रू चार्ज होता है वह चार्जिंग टाइम कांस्टेंट कहलाता है, और जिसके थ्रू डिस्चार्ज होता है वह डिस्चार्जिंग टाइम कांस्टेंट कहलाता है। तो यह जो टाइम है क्या कहलाएगी, यह चार्जिंग टाइम कांस्टेंट कहलाएगी, टाइम कांस्टेंट कहलाएगी, ठीक है ना। अच्छा बाहर चला गया क्या कवरेज से, तो थोड़ा दिखा देते हैं। यह कहलाएगी चार्जिंग टाइम कांस्टेंट। इतना ठीक है, सबको समझ आ रहा है? यस सर। अब देखो, हाँ, ये चार्ज, अब देखो जब यह कैपेसिटर फुल चार्ज हो जाएगा, चार्ज होते इस पॉइंट पर आ जाएगा, तो अब उसी समय ठीक यूनि जंक्शन ट्रांजिस्टर ऑन हो जाएगी। जब इस पॉइंट पर आएगा तो यूजेटी ऑन हो गया तो इसमें करंट फ्लो होने लगी एमीटर से बेस B1 की तरफ। जब करंट इसमें जाएगी तो RL के थ्रू जो है करंट फ्लो होने लगी, तो RL के थ्रू वोल्टेज ड्रॉप होना स्टार्ट हो गया। यानी कि कैपेसिटर जो है अपना पोटेंशियल इसको देना शुरू कर दिया। इसको पोटेंशियल तब देगा जब यह यूनि जंक्शन ट्रांजिस्टर को ऑन कर देगा, और ऑन जो है इसी पॉइंट पे कर चुका है। यानी कि ऑन जब हो गया तो उसके बाद कैपेसिटर जो फुल चार्ज था यह अपना पोटेंशियल रिलीज करेगा मतलब देगा, किसको देगा, RL को देगा। तभी इसमें करंट फ्लो होगी एमीटर बेस B1 के थ्रू, और यह करंट I इंटू RL के रूप में यहाँ पर वोल्टेज ड्रॉप होगा। वही वोल्टेज ड्रॉप हम आउटपुट के रूप में ले रहे हैं, जो कि यहाँ पर मिला हुआ है। यानी कि कैपेसिटर जब फुल चार्ज हो गया उसके बाद कैपेसिटर अब डिस्चार्ज होगा, क्योंकि कैपेसिटर की क्वालिटी है कि एक बार चार्ज होगा, एक बार क्या होगा, डिस्चार्ज होगा। आ रहा है समझ में कि नहीं आ रहा है? यस मैम। ठीक आ है, रहा तो है। इसके बाद कैपेसिटर डिस्चार्ज होगा ना अब, क्योंकि इसके बाद कैपेसिटर फुल चार्ज होने के बाद करंट इसको देने लगा। तो अब जब करंट देने लगा तो इसमें वोल्टेज में प्राप्त हो गया, वोल्टेज मिलने लगा, उसके बाद कैपेसिटर क्या होगा, डिस्चार्ज होगा। जब कैपेसिटर डिस्चार्ज होगा, जब कैपेसिटर डिस्चार्ज होगा, तो अब बताओ कि जब डिस्चार्ज होगा तो जो कर्व पहले बढ़ रहा था वो कर्व क्या होगा, इसका डिक्रीज होगा, घटेगा, ऐसे डिस्चार्ज होने लगा। घटेगा। अब जब कैपेसिटर डिस्चार्ज होगा तो एमीटर को मिलने वाला वोल्टेज भी क्या होगा, कम होने लगेगा इसके एमीटर के। अब एमीटर के पास जब वोल्टेज मिलने वाला कम होने लगेगा तो आउटपुट वोल्टेज का भी मान क्या होगा, कम होना शुरू कर देगा। जो पहले मैक्सिमम तक मिल रहा था वह वोल्टेज क्या होगा, कम मिलना शुरू हो जाएगा। तो जैसे जैसे कैपेसिटर डिस्चार्ज होगा वैसे वैसे आउटपुट वोल्टेज भी क्या होगा, कम मिलना स्टार्ट होगा, यानी कि आउटपुट वोल्टेज भी घटना स्टार्ट होगा। तो इसको आप ऐसे बनाएंगे, मतलब घटने लगा। और हम मान लिए कि डिस्चार्ज होते होते कैपेसिटर यहाँ तक जो है फुल रूप से डिस्चार्ज हो गया। यहाँ पर जो कैपेसिटर का पोटेंशियल बहुत ही कम हो गया, इतना कम हो गया कि अब यह यूनि जंक्शन ट्रांजिस्टर को ऑन नहीं कर पा रहा है। अब देखो जब कैपेसिटर डिस्चार्ज हो गया इस लेवल तक, मान लो कि पूरी तरह से डिस्चार्ज हो गया, देखो 0 पर नहीं लाए हैं। 0 पर क्यों नहीं लाए हैं, क्योंकि ये सर्किट से जुड़ा हुआ है। तो जब भी कोई बैटरी या कैपेसिटर या इंडक्टर किसी सर्किट के साथ पोटेंशियल के साथ जुड़ा होता है तो 100% डिस्चार्ज नहीं हो पाता है। जब पोटेंशियल को ही रिलीज कर दोगे, स्विच ही ओपन कर दोगे, तब जाकर के फाइनली ये डिस्चार्ज हो जाएगा। तो हम मान लीजिए कि यहाँ तक जो डिस्चार्ज होता है मिनिमम पॉइंट तक चला गया।
उसके बाद चूंकि सर्किट से जुड़ा हुआ ही एक स्विच क्लोज ही है, तो कैपेसिटर फिर से क्या होगा, चार्ज होना शुरू करेगा, क्योंकि एक बार चार्ज होगा एक बार क्या होगा, डिस्चार्ज होगा। समझ में आ रहा चीज? तो कैपेसिटर क्या होगा कि यहाँ से क्या होगा कि फिर से चार्ज होना स्टार्ट करेगा। जब चार्ज होने लगेगा तो फिर से इसका पोटेंशियल क्या होगा, अगेन इंक्रीज करना स्टार्ट करेगा। जब इसका पोटेंशियल अगेन इंक्रीज करने लगेगा तो एक समय ऐसा आएगा कि फुल चार्ज हो जाएगा, इस पॉइंट तक आएगा। और जैसे इस पॉइंट पर आएगा तो उस समय क्या होगा, देखो आउटपुट वोल्टेज जो था यहाँ पर जो मिल रहा था, वह जब कैपेसिटर डिस्चार्ज होने लगा तो आउटपुट वोल्टेज भी घटने लगा, और जब पूरी तरह से डिस्चार्ज हो गया तो आउटपुट वोल्टेज 0 हो गया। लेकिन जब कैपेसिटर चार्ज होने लगेगा तो तुरंत आउटपुट वोल्टेज नहीं मिलेगा, क्योंकि आउटपुट वोल्टेज तब मिलेगा ना जब ये फुल रूप से इस पॉइंट पर आएगा चार्ज होने वाला, तब यूनिसन ट्रांजिस्टर को ये ऑन कर पाएगा। समझ आ रहा चेंज? आ रहा यस समझ सर। में कि नहीं आ रहा? सर तो इस करो को थोड़ा फाइनली मिला देते हैं क्योंकि ये ब्लर हो गया है। तो अब देखो कैपेसिटर जब यहाँ पे फुल चार्ज हो गया तो उस समय फिर से आउटपुट वोल्टेज यहाँ पर प्राप्त हो जाएगी, एक आउटपुट वोल्टेज हमें मिल जाएगी। उसके बाद अब कैपेसिटर जब फुल चार्ज हो गया, यह यूनिजन ट्रांजिस्टर को ऑन कर देगा, उसके बाद फिर से इसमें करंट फ्लो होगी, तो यहाँ पे आई इंटू आर एल वोल्टेज ड्रॉप होगा, और यही आई इंटू आर एल वोल्टेज ड्रॉप जो आउटपुट वोल्टेज के रूप में यहाँ पे प्राप्त होगा। तो एक आउटपुट वोल्टेज यहाँ पर मिल गया। उसके बाद फिर से अगेन कैपेसिटर क्या होगा, डिस्चार्ज होगा, डिस्चार्ज अगेन डिस्चार्ज होगा, डिस्चार्ज होगा। जब डिस्चार्ज होने लगेगा तो आउटपुट वोल्टेज भी क्या होगा, आउटपुट वोल्टेज भी यहाँ पर घटने लगेगा। देखो आउटपुट वोल्टेज भी बना रहे हैं पैरेलल में साथ में, और कैपेसिटर का चार्जिंग डिस्चार्जिंग भी बना रहे हैं। फिर कैपेसिटर एक लेवल तक डिस्चार्ज हो जाएगा, उसके बाद फिर से कैपेसिटर अगेन चार्ज होगा, एक मान तक, मैक्सिमम मान तक जाएगा, ठीक है ना। तो उसके बाद जैसे ही मैक्सिमम मान तक चार्ज हो जाएगा तो उसमें यहाँ पर फिर से क्या होगा, आउटपुट वोल्टेज यहाँ पर अगेन प्राप्त हो जाएगा। फिर से यह कैपेसिटर क्या होगा, डिस्चार्ज होगा, तो आउटपुट वोल्टेज भी घटते घटते क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। उसके बाद फिर से कैपेसिटर क्या होगा, चार्ज होगा, और इस तरह से यह प्रोसेस चार्जिंग डिस्चार्जिंग चार्जिंग डिस्चार्जिंग प्रोसेस जो है कंटिन्यूअस चलती रहेगी। और आउटपुट हमेशा तब मिलेगा जब कैपेसिटर फुल रूप से चार्ज कंडीशन में रहेगा, और आउटपुट वोल्टेज 0 तब मिलेगा जब कैपेसिटर फुल रूप से डिस्चार्ज मोड में रहेगा। सबको समझ में आ रहा चीज? यस सर। यस सर। सर कैपेसिटर पूर्ण रूप से डिस्चार्ज क्यों नहीं हो रहा है? कैपेसिटर कभी भी फुल रूप से डिस्चार्ज नहीं होगा, क्योंकि कैपेसिटर वोल्टेज पोटेंशियल से जुड़ा हुआ है, इनपुट वोल्टेज सोर्स से जुड़ा हुआ है, तो 100% डिस्चार्ज नहीं हो पाएगा क्योंकि पावर से जुड़ा हुआ है। और जैसे ही स्विच को ओपन कर दोगे या इसको डिस्कनेक्ट कर दोगे तब जाकर के यह फाइनली 100% डिस्चार्ज हो जाएगा। ठीक है? ओके सर। यस सर। सर वैसे तो यदि मोबाइल, स्विच को सर हाँ बोलो बोलो। यदि स्विच को ओपन कर दिया जाए अगर कैपेसिटर पूर्ण रूप से चार्ज रहे तो क्या कैपेसिटर एक नए सोर्स की भांति व्यवहार करेगा सर? बिल्कुल बिल्कुल कार्य करेगा, लेकिन देखो कैपेसिटर जो है इतने हाई मान का यहाँ पर नहीं है, तो यह कुछ सेकंड के लिए जो है इसको पोटेंशियल देगा, और वह पोटेंशियल यदि इसके एमीटर, हालांकि उस समय तो एमीटर वोल्टेज से ज्यादा ही रहेगा, एटा वीवी प्लस बीसी से ज्यादा ही रहेगा। तो जैसे ही जब ये स्विच को ओपन कर दोगे, ये फुल चार्ज हो गया, स्विच को जैसे ही ओपन करोगे तुरंत ही इसको पावर देगा, यूजेटी तुरंत ऑन होगी, 1 ही 2 सेकंड के लिए ऑन होगी, ऑन जरूर होगी, आउटपुट मिलेगा, उसके बाद तुरंत 0 हो जाएगा, क्योंकि कैपेसिटर बहुत तेजी से डिस्चार्ज हो जाता है। ज्यादा ओके सर। समय तक डिस्चार्ज मोड में तब रहेगा जब इसके सी का मान, कैपेसिटेंस का मान काफी हाई रहेगा, लगभग अप्रोक्सीमेट, मतलब कि कम से कम मान लो कि 10,000 माइक्रो फैरड अगर है, या अगर 1 फैरड है तो बहुत ज्यादा, 1 फैरड तो बहुत ज्यादा हो गया, अगर 10,000 माइक्रो फैरड से अगर ज्यादा रहेगा तो बहुत समय लगेगा डिस्चार्ज होने में, यानी काफी समय तक इसको ऑन किए रहेगा। ओके सर, ठीक है सर। जैसे कैपेसिटर तुम लोग लाइव में देखे होगे, छोटा छोटा देखे होगे, लेकिन पंखा जो घर पर होता है, कंडेंसर देखे होगे इतना बड़ा होता है। तो घर जो यस सर। कॉलेज में लैब में जो कैपेसिटर देखे उसका साइज कम होता है, बहुत ही कम समय में डिस्चार्ज हो जाएगा, लेकिन कंडेंसर थोड़ा सा समय लेता है डिस्चार्ज होने में। इसीलिए कंडेंसर को जब तुम निकालोगे स्टार्टिंग में पंखे से तो उसको स्पार्क करोगे तो बहुत तेजी से स्पार्क मारता है, लेकिन 2-3 बार करने के बाद देखोगे पूरी तरह से क्या हो जाएगा, डिस्चार्ज हो जाएगा। यस यानी कि सर। उसमें पावर बहुत ज्यादा समय के लिए नहीं होती। लेकिन अगर वही फायरड में मान होता तो क्या होता, वहां पर काफी ज्यादा होता। यह चीज समझ में आ रहा है चीज करो। यस सर। यस सर। तो अब देखो ये तो कैपेसिटर का चार्जिंग डिस्चार्जिंग था, यह इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट है आउटपुट वोल्टेज क्या मिला, इंपॉर्टेंट क्या है तुम्हारा ये कर्व है। अब इस कर्व को ध्यान से देखोगे तो यह कैसा दिख रहा है, जो आरी होता है ना, जैसे लकड़ी काटते हो आरी, अगर इसको नजदीक कर दोगे, इसको कंप्रेस थोड़ा सा नजदीक कर दोगे, अगर इसको नजदीक कर दोगे तो तुम्हें क्या दिखेगा, ऐसे दिखेगा ना चीज, समझ आ रहा यस सर। चीज। तो आरी होता है ना, जैसे 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 लकड़ी काटी जाती है, इस आरी को इंग्लिश में सा कहते हैं।
सा। तो इस पूरे पैटर्न को कहा जाता है, अब चूंकि आरी का जो दांत होता है, जिसे कहते हैं लकड़ी का जो दांत होता है उसे आरी का दांत कहते हैं। आरी को इंग्लिश में सा कहते हैं, उसके दांत को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, टूथ बोलते हैं। और यह एक पैटर्न है, किस तरह का पैटर्न है, आरी के दांत का पैटर्न है, इसलिए इसे बोलते हैं सा टूथ पैटर्न, या इसे कह सकते हो सा टूथ वेव वेव। सर। वेव। तो यूजेटी जो होती है, यूजेटी का जो यह रिलैक्सेशन ऑसिलेटर है, देखो ऑसिलेटर का मतलब क्या हो गया, ऑसिलेटर का मतलब होता है एक फ्रीक्वेंसी जनरेट करने वाला सिस्टम। ऑसिलेटर का सिंपल मतलब होता है एक फ्रीक्वेंसी जनरेट करने वाला सिस्टम या एक वेव जनरेट करने वाला सिस्टम। कोई भी वेव जनरेट करने वाला या पैटर्न जनरेट करने वाला या सिग्नल जनरेट करने वाला सिस्टम ऑसिलेटर कहलाता है। तो यह किस प्रकार का ऑसिलेटर है, यह ऑसिलेटर सा टूथ पैटर्न या सा टूथ वेव जनरेट करने वाला ऑसिलेटर है। और इसी ऑसिलेटर को बोलते हैं, जो सा टूथ पैटर्न या सा टूथ वेव जनरेट करता है, वैसे ऑसिलेटर को बोलते हैं रिलैक्सेशन ऑसिलेटर।